जय श्री कृष्ण। आज हम एक कहानी आपको सबको सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। बुरा जो देखन में चला। इस कहानी का शीर्षक है बुरा जो देखन में चला। देखो जो जी बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाने बनाते हुए। सब समझ में आ रहा है मुझे, वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे। अरे क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी हैं? वो कौन? कान खोलकर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाबूजी की सेवा। आखिर में ही क्यों पीसती रहूं? दोनों देवरानियां तो मजे से घूमती रहती। यहाँ 2 दिन मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मधु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बंटवारे के बाद तीनों भाइयों में तय हुआ था कि बाबूजी बारी बारी से 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेंगे, लेकिन आज 4 महीने से 1 महीना ज्यादा हो गया था। दोनों में से एक भाई भी बाबूजी को लेने नहीं आया और ना ही भेजने को कहा। घर में रोज रोज का क्लेश अब गौतम जी से भी सहा नहीं हो रहा था। वैसे तो बाबूजी के हाथ पैर अब सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो वो परिवार पर ही निर्भर थे। 3 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। उम्र के साथ शरीर और दांत कमजोर हो गए। कभी यदि भूख बहू सूखी सब्जी के साथ खाना रख देती तो रोटी चबाई भी नहीं जाती, लेकिन अलग से उनके लिए कुछ नहीं बनता। बेचारे फिर भी पानी के साथ रोटी गलाकर खा लेते थे। पत्नी के रोज रोज के ताने से हार कर गौतम जी ने मंजले के पास फोन मिलाया। राघव, सब ठीक तो है? बाबूजी याद कर रहे हैं तेरे बच्चे को। वो भैया, सुधा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। बाबूजी से कहिए कुछ दिन और रुक जाइए। यहाँ तो हम भी आधे टाइम बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं, ऐसे में उनकी देखभाल कैसे होगी यहाँ? मंजले बाई ने 2 टूक जवाब दे दिया। मंजले की बात सुनकर गौतम जी झुंझला कर रह गए। झुंझलाहट में छोटे के पास भी फोन मिला लिया। मंजले ने तो बहाना बना दिया। अब तू कौन सा बहाना बनाएगा बाबूजी को यहाँ से ना ले जाने का? अरे भैया क्या बताऊं, काम धंधे में इतना उलझा था कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ऊपर से कुसुम का पथरी का ऑपरेशन भी होने वाले, ऐसे में बाबूजी यहाँ कैसे रहेंगे? छोटे का जवाब भी गौतम जी को हजम नहीं हो रहा। वो सब समझ रहे थे कि दोनों बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास छोड़ भी तो नहीं सकते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्की के 2 पाटों के बीच फंस रहे हों। एक तरफ दोनों भाइयों और एक तरफ उनकी धर्मपत्नी। गौतम जी का जवान होता हुआ बेटा आकाश भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। दादा से पोता का स्नेह तो सब जानते ही हैं। मूल से ब्याज प्यार होता है, वैसे ही दादा के लिए पोता था। आकाश समझ रहा था दादा की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आकाश ने अपने दादा को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका दिल भर आया। जब आकाश और गौतम जी बैठकर खाना खा रहे थे तो आकाश अपनी माँ से बोला, माँ मेरा एक और भाई होना चाहिए था, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, इसलिए लगता है सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। मधु ने बेटे की बात सुनकर अचरज से पूछा, क्यों रे, कौन सा बोझ पड़ गया तेरे माथे पर? आप दोनों का माँ, जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ माँ मुझे और मेरी बीबी को ही तो आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा कोई भाई होता तो कम से कम कुछ दिनों तक वो भी आप दोनों का बोझ उठा लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। अभी जिस तरह दादा 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी बातें सुनते हैं, कल को पता नहीं आपको भी सुननी पड़ेगी। बेटे की बात सुनकर जैसे मधु को काट मार गया, वो सन रह गई। गौतम जी बेटे का मुंह ताक रहे थे। जहाँ पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में अब आंसू छलक आए। सच में उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को भी गुस्सा मिल रहा था। हाथ मिल लिया, रोटी का कोर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आकाश और गौतम जी उठे तो देखा आंगन में बैठकर बाबूजी मजे से दूध के साथ गर्म फुलके खा रहे हैं। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था और आंखों में खुशी। यह देखकर आकाश का मन संतुष्टि से भर गया। गौतम जी भी सोचने में मजबूर थे कि जिन अकेले बाबूजी ने 3 दिन बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उनमें से एक बेटे में इतना भी समर्थ नहीं है कि अपने पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके? क्यों वो रोज अपने भाइयों की मुनहार करता रहता है कि वो बाबूजी को यहाँ से ले जाए? नहीं, अब वो कभी बाबूजी को कहीं नहीं भेजेगा। आज गौतम जी ने दृढ़ निर्णय कर लिया था। जय हिंद, जय भारत।